सो वेलकम टू द एग्जाम हॉल। नाउ आज की क्लास में बात करने वाले हैं कोर पिलर्स के बारे में। ठीक है, तो जो पॉलिटी है उसके कुछ कोर पिलर्स हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है? फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, प्रियम्बल आ जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर आता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है। ठीक है, सो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 समथिंग। बट अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के गोल्डन ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन गोल्डन ट्राइंगल? देखो, गोल्डन ट्राइंगल एक ट्राइंगल होता है आपका किसमें, मैथ में। एक है पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर कौन सा ट्राइंगल है? गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल मिलकर गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं। तो गोल्डन ट्राइंगल बनाने वाले आर्टिकल है 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। राइट। जो पार्ट थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। राइट। एपेक्स कोर्ट जो है वो रिपीटेडली बोलता रहता है कि भाई कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो इंटरवाइंड है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या इंटरवाइंड मतलब आपस में गुथे गुथे हुए हैं आपस में। ठीक है, और वो फॉर्म करते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड किसके लिए? पर्सनल लिबर्टी के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? गोल्डन ट्राइंगल, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये आपस में इंटरवाइंड है। ठीक है, आपस में वीविंग हो रखी है इनकी, बुने हुए हैं आपस में ये। अगर एक गया तो दोनों गए, अगर ये गया तो ये दोनों गए, अगर ये गया तो ये दोनों गए। ठीक है, इसको अगर इसके बारे में सोचोगे तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ओके, सो गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम देख लिया आर्टिकल कौन कौन से आते हैं उसके अंदर। अब हम देखेंगे वो केस कौन सा है जो कि गोल्डन ट्रायंगल लेके आया एक्चुअल के अंदर। तो देखो, मैनेगा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1978 में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं है। मतलब कहने का ये कि अगर आर्टिकल 14 को आप देख रहे हो तो आर्टिकल 19 को भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 को देख रहे हो तो आर्टिकल 21 को भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। राइट, बट ये नहीं है क्या? वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये यूनिफाइड गोल्डन ट्राइंगल है। ठीक है, तो जो गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया ना, वो आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया। राइट। अब लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, लेट सपोज भी कोई भी लॉ जो कि डिप्राइव करता है पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को, वो साइमल्टेनियसली इक्वालिटी को भी डिप्राइव करेगा उसके, और फ्रीडम को भी डिप्राइव करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ लिबर्टी को डिप्राइव करेगा, अगर लिबर्टी गई तो इक्वालिटी भी गई, और इक्वालिटी गई तो फ्रीडम भी चली गई। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में इंटरमाइंड है। ओके, नाउ आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? तो वी नो इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्सेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की यहाँ पे बात चलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? मतलब लॉ से पहले सब इक्वल हो जाएं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ये पहली बात तो बोरो किया गया है ब्रिटिश से। ठीक है, ब्रिटिश से बोरो किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो बिफोर लॉ, सो बी से ब्रिटिश। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट इम्प्लाइंग, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है तो ब्रिटिश ने हम पे राज किया, तो ब्रिटिश हमारे नेगेटिव कह सकते हैं लर्न करने के लिए। ब्रिटिश हमारे लिए नेगेटिव है, सो ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जांपल अभी हम ले रहे हैं रिजर्वेशन की बात, तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है ना, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो अगेंस्ट में किसके? इक्वलिटी बिफोर लॉ के, क्योंकि लॉ के आगे सब इक्वल होने चाहिए, कोई रिजर्वेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाना चाहिए। बट अब आता है अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट। अमेरिका वाला क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ठीक है, ये बोरो के गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैंडेट करता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस की बात की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एफर्मेटिव एक्शंस है, फॉर एग्जांपल जो रिजर्वेशन वाले एक्ट्स हैं, यहाँ पे ही फिट बैठते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली कह रहा है कि इक्वल्स को इक्वली की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, अनइक्वल को इक्वल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के अकॉर्डिंग। राइट, तो हमेशा ध्यान रखना है कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है। इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बिल्कुल जैसे हमने बताया परमिटिव कनेक्शन का एग्जाम्पल। ये बेस्ड है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया विद रेशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही जो चीज़ बताई गई है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि आर्टिकल 19 क्या करता है? तो आर्टिकल 19 कहता है 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की बात करता है। ये गारंटी करता है सिटीजन को 6 राइट्स। ठीक है, सिटीजन को गारंटी करता है 6 राइट्स, नॉट पर्सन, सिटीजन को राइट करता है, सिटीजन को दे रहा है। ठीक है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया, असेंबली दिया, एसोसिएशन दिया, मूवमेंट दिया, रेजिडेंस दिया, प्रोफेशन दिया। ये सारे के सारे फ्रीडम कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिकल 19 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब दिस आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो कुछ भी आप बोल दोगे। ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब्जेक्टिव है किसके? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के। यहाँ पे आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने असेंबली कर ली, किस
अगर वो असेंबली पब्लिक ऑर्डर के लिए अगेंस्ट में जा रही है तो आपको रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ेगा, राइट। लिस्टेड एक्सप्लिसिट आर्टिकल 19 + 2, और जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो किसके अंदर फेस की गई है यहाँ पे, आर्टिकल 19 + 2 के अंदर एंड आर्टिकल 19 + 6 के अंदर, ऑन द ग्राउंड्स लाइक सोवेरेनिटी। अगर आत्मीयता को हानि पहुँचे भारत के तो सोवेरेनिटी के ग्राउंड पे आपका आर्टिकल 19 + 2 लग जाएगा, जो कि एब्सोल्यूट करार नहीं देता है किसको, इन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19 को बात कर सकते हो, राइट। फिर सिक्योरिटी का इशू आ गया तो आपका गए पब्लिक ऑर्डर तो नहीं आपका लागू होगा आर्टिकल 19। मोरालिटी के अगर मोरालिटी को भी ठेस पहुंचे किसी की तो भी आपका क्या होगा, आर्टिकल 19 लागू नहीं होगा, मोरालिटी भी आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सोवेरेनिटी के ग्राउंड पे इसको एब्सोल्यूट नहीं करार दे सकते, सिक्योरिटी के ग्राउंड पे इसको एब्सोल्यूट नहीं करार दे सकता, एब्सोल्यूट ऑर्डर के उस पर पब्लिक ऑर्डर के उस पर नहीं करार दे सकता, मोरालिटी के बेस पे नहीं दिया सकता, ठीक है। तो कहीं भी अगर आर्टिकल 19 लागू होता है तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दोबारा देखो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है असेंबली की, फ्रीडम प्रोवाइड करता है एसोसिएशन की, फ्रीडम प्रोवाइड करता है मूवमेंट की, फ्रीडम प्रोवाइड करता है रेजिडेंस एंड प्रोफेशन की। क्या वो एब्सोल्यूट है? नहीं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि अगर सोवेरेनिटी, अगर सिक्योरिटी, अगर पब्लिक ऑर्डर, अगर मोरालिटी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आर्टिकल 19 + 2 लग जाता है एंड आर्टिकल 19 + 6 लग जाता है, जिससे कि ये जो आपके 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स है वो हट जाती है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गोपालन केस में 1950 में इसको नैरो व्यू दिया गया, ठीक है। तो इससे केस रिलेटेड है आर्टिकल 21 से, क्योंकि इसका इवोल्यूशन हुआ है और अभी भी चलता है इवोल्यूशन इसका। तो गोपालन केस में क्या बोला, 1950 के केस में इसका नैरो व्यू था, ये प्रोटेक्टेड था किसके अगेंस्ट में, आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगी, कि मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट में कौन सा है, आपका आर्टिकल 21 है। ये किस पे बेस्ड था, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पे बेस्ड था, ठीक है, गोपालन केस में। बट अगर मेनका गांधी केस की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रॉड व्यू लिया गया इसका, ये प्लेस करता है इंडिया ऑन पैरिटी विद द यूएस डॉक्ट्राइन के साथ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो पहले प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पे बेस्ड था, बट अब मेनका गांधी केस में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे बेस्ड हो गया। अब ये प्रोसीजर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होगा, ठीक है, जस्टिस, फेयर एंड रीजनेबल होगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट बोथ आर्बिट्री और लेजिस्लेटिव एक्शंस के थ्रू। तो पहले तो केवल एग्जीक्यूटिव को लेके करा जाता था यहाँ पे, ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव को भी होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव के केस में भी रूल फॉलो होगा, ठीक है। जो पहले आर्टिकल 21 था, पहले कब लगाया जा सकता था, पहले कब लागू होता था, अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन ले जाए आर्बिट्रेरी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। बट मेनका गांधी केस के केस में क्या हुआ कि ये आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के रिगार्डिंग प्लस लेजिस्लेटिव एक्शन के रिगार्डिंग दोनों के केस में लगने लगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, अभी हम और बढ़ते हैं आगे थोड़ा स्टॉप पर। अभी कह रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 25 से लेकर, इसी को 5 है, इसको 8 बना है, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, ठीक है, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को एंड फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन को ये गारंटी करता है, ये प्रैक्टिस को गारंटी करता है रिलीजन की, और ये प्रोपगेशन को गारंटी करता है रिलीजन की, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। आप अपने धर्म को क्या कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, फ्री प्रोफेस कर सकते हो, कंसाइज कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो रीजन को, बट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मोरालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है, दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी मेंटेन रहने चाहिए। क्रूशली इट कवर्स बोथ रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड कोर बिलीव्स, ठीक है। ये किसको कवर करता है, ये रिचुअल प्रैक्टिस को कवर करता है, ठीक है, एंड कोर बिलीव्स को कवर करता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारा हिंदू धर्म में प्रश्न निकलता था कि शिवजी जी बन के लाइक गलियों में घूमते हैं, लाइक समथिंग ऐसे करके ड्रेसअप करके एंड वो चीज़ करते थे। तो फिर कोर्ट ने बोला कि ये नेसेसरी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, ये रिच प्रैक्टिस में नहीं आता, कि इससे ऐसा नहीं है कि आप का बहुत ज़्यादा वो लॉस हो जाएगा या समथिंग, आपको आपके धर्म में थोड़ा नहीं मानोगे तो थोड़ा ठेस पहुँचेगी इस चीज़ को लेके। तो इसलिए ये इस ग्राउंड पे, ठीक है, इस ग्राउंड पे इसको मना कर दिया गया, ठीक है, ओके। अब आर्टिकल 26 की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिव रिलीजियस राइट्स को। तो जो आर्टिकल 26 है प्रोटेक्ट किसको करेगा, कलेक्टिव रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करता है। राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, राइट है
कि क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है इंस्टीट्यूशन को एंड मैनेज कर सकता है अपने खुद के अफेयर्स को मैटर ऑफ रिलीजन के। तो कोई भी मैटर है रिलीजन का, उसका जो खुद का अफेयर है और उसका जो इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना, उसको इस्टेब्लिश करना, आर्टिकल 26 इसको राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कलेक्टिव रिलीजियस राइट है। आर्टिकल 27 क्या करता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का क्या करना है, आपको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का क्या करना है, आपको प्रमोशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेशन को के लिए फ्रीडम देता है कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आपको, बट क्या लगेगी, अभी फीस लग सकती है, फीस लग सकती है, बट आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। किसी भी मंदिर में विजिट करने जाते हो, किसी मस्जिद में विजिट करने जाओगे, किसी भी चर्च में विजिट करने जाओगे, तो आपको फ़ी लग सकती है बट आपका टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमारा हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो आर्टिकल 28 देख लेते हैं, उसके बाद में हेबियस कॉर्पस की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्ट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो आर्टिकल 28 है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर कम्प्लीटली बैन करता है इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया जाता है स्टेट फंड से। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना पूरा फंड किसी इंस्टीट्यूशन को दे रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रिट्स, ठीक है, आर्टिकल 32 में आता है। इसके बारे में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने टर्म दिया आर्टिकल 32 को, क्या बोला इसको, हार्ट एंड सोल बोला कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को। क्यों, कुछ तो बात होगी ना, देखते हैं वो क्या बात थी। इट प्रोवाइड्स अ गारंटी फंडामेंटल राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ये गारंटी प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट है जाने के लिए, अप्रोच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्टली अप्रोच, ठीक है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपका 32 में वायलेशन होता है, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कोई भी हानि पहुंचती है तो आप सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसके लिए, आर्टिकल 32 के अंदर। इसलिए इनको क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ओके फाइन। रिट टाइप के कितनी कितनी टाइप के रिट्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट रिट टाइप देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले है आपका हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। लेट्स सपोज भी कोई पुलिस स्टेशन है, उसमें पुलिस ने किसी को इलीगल अरेस्ट कर लिया और उसको पता नहीं कहाँ पे भेज दिया, कुछ नहीं होता, पता चल रहा, तो जो उसके पेरेंट्स वगैरह हैं, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स है, वो जाके कोर्ट में रिट हैबियस कॉर्पस की डाल सकते हैं और फिर ये कोर्ट कह सकता है कि मुझे वो बॉडी चाहिए, मुझे वो पर्सन लेके आओ, तो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके अगेंस्ट में, ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट में है ना, इसके द्वारा बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों इन्वॉल्व है यहाँ पे, चाहे कोई प्राइवेट बंदा हो किसने छुपा लिया हो, चाहे वो पुलिस हो किसने छुपा लिया हो, तो दोनों के ही केस में लगेगा हैबियस कॉर्पस। ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डिटेन, ठीक है, तो यही बता दिया आपको। फिर ये एक्सेप्शनल क्लूजन क्या है, डिटेंशन इज लॉफुल। अगर डिटेंशन लॉफुल है, अगर अंडर द लॉ उसको डिटेन किया गया है तो ये हैबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा, ठीक है। आउटसाइड कोर्ट जुडिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, मैंडेमस, भाई जो चीज़ कोर्ट के जुडिक्शन के बाहर है उसमें ये हेबियस कॉर्पस नहीं लग सकता, ठीक है। होता है मैंडेमस, वी कमांड, हम कमांड करते हैं, हम कमांड करते हैं, तो ये मैंडेमस है। इसमें क्या होता है, डैक करता है पब्लिक ऑफिशियल, तो कोर्ट क्या करेगा, डैक करेगा पब्लिक ऑफिशियल को और लोअर कोर्ट को अपने, और स्टैट्यूटरी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए मैंडेटरी ड्यूटी। भाई हमारी इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कुछ ड्यूटी है वो कुछ परफॉर्म कर नहीं कर रहे, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करें, तो वी कमांड मैंडेमस, राइट। किसके अगेंस्ट में, प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट में, और चीफ जस्टिस एक्टिंग इन द जुडिशियल कैपेसिटी, इन सबके अगेंस्ट में होता है आपका, ठीक है। और लेट्स सपोज भी क्या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में, नहीं, मैंडेमस आपका प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में नहीं है। भाई मैं हूँ, मैं नहीं कर रहा, मेरे को लेट्स सपोज मुझे लेक्चर बनाने थे आज, मैं अभी टाइम हो रहा है 2:47 टाइम हो रहा है अभी, ठीक है, अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है रात के, अब मेरा मन नहीं कर रहा, तो क्या मुझे कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि नहीं तू कर, नहीं ना, क्योंकि मैं प्राइवेट बॉडी हूँ अभी फिलहाल, राइट। क्या प्रेसिडेंट को कहेंगे कोर्ट की ये करके देखो, ये करो तुम्हारे काम है, करो 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 करो, नहीं हो सकता ना, वो गवर्नर को भी नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस को भी नहीं कर सकते। जब चीफ जस्टिस अपनी एक्ट कर रहे हैं जुडिशियल कैपेसिटी में तो उनको भी नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो किसको बोला सकता है, किसको नहीं बोला सकता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ठीक है, फॉरबिड इशू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। तो कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कोर्ट वाला केस आता है तो प्रोहिबिशन कोर्ट वाला केस है, ये जो प्रोहिबिशन है ये इशू किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम एक्सीडिंग ए जुडिक्शन, ठीक है। लेट्स सपोज भी कोई हाई कोर्ट है,
उसने अपने कोई जुडिक्शन को एक्सीड कर दिया, ठीक है, नहीं होना चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको क्या कर सकता है, रिट भेज सकता है प्रोहिबिशन की, ठीक है। ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, कैसा ही प्रिवेंटिव इन नेचर है। बट अगर हम बात करते हैं सर्टिफाई की, टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड मतलब इशू टू क्वेश्चन ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यू टू एक्सेस ऑफ जुडिक्शन क्यूरेटिव है। तो जो सर्टिफाई है उसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट होता है ना वो इशू कर सकता है कि भाई जो भी ऑर्डर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा या लोअर कोर्ट के द्वारा या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको क्वैश कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ जुडिक्शन, जुडिक्शन के एक्सेस के कारण, ठीक है। तो इसे क्यूरेटिव बोलते हैं। तो जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव है, तो पी से प्रोहिबिशन, पी से प्रिवेंटिव, सी से सर्टिफाई, ठीक है, सी से क्यूरेटिव, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यूरंटो, अच्छा ये तो चलो अभी पढ़ते हैं उसको। क्यूरंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने ये कर दिया, तो इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ पर्सन्स क्लेम टू पब्लिक ऑफिस क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कोई भी उठ के खड़े होकर कुछ भी बोलेगा और जबकि उसके पास उसके अधिकार नहीं है, तो अगर हम फिर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा ना भाई व्हाट अथॉरिटी, आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो क्यों वारंट वाली रेट होती है, ठीक है। ओके, तो प्रोहिबिशन के केस में कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इशू नहीं किया सकता किसी केस में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के केस में, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के केस में, प्राइवेट एंटिटीज़ के अगेंस्ट में, तो प्रोहिबिशन नहीं किया जा सकता इनके अगेंस्ट में। सर्टिफाई हिस्टोरिकली ओनली जुडिशियल सिंस 1991, पहले तो जुडिशियल ही था केवल, बट अब एप्लीकेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी जो कि वायलेट करते हैं नेचुरल जस्टिस को, ठीक है। तो पहले तो केवल जुडिशियल के लिए था सर्टिफाई, बट अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी है, राइट। अब आता है क्यू वारंटो, तो कैन नॉट बी इशूड फॉर मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो जो क्यू वारंटो है बाय व्हाट अथॉरिटी, ये इशू नहीं किया सकता मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। कैन बी फिल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड सिटीजन, कोई भी जो इंटरेस्टेड सिटीजन है उसको वो आपको इसको फिल कर सकता है इस चीज़ को, क्यू वारंटो को, ठीक है। कैन बी फाइल्ड बाय, कोई भी फाइल कर सकता है इसको, किसी कोई भी इंटरेस्टेड सिटीजन इसको फाइल कर सकता है क्यू वारंटो को, ठीक है। वैसे इतनी भी हमने रिट्स पढ़ी हैं उन सब में ऐसा नहीं लिखा कि भाई कोई भी इंटरेस्टेड सिटीजन जो है उसको फाइल कर सकता है, बट क्यू वारंटो ऐसे रिट है जिसको कोई भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल जो सिटीजन जो है वो आपका सिटीजन कह रहा है, पर्सन नहीं सिटीजन कह रहा है, फाइल कर सकता है, ठीक है। ये यूपीएससी में बहुत बारीकी से पूछी जाती है इसी। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। एक मिनट, ओके चलो ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या दिया हुआ है, वेट अ मिनट, क्या कह रहा है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या है भाई ये, प्रियम्बल पढ़ा है ना आपने, यही तो है, ठीक है। सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो सीक्वेंस याद रखना, पहले सोवरन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है सीक्वेंस वाइज में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट। ये अमेंड करता है प्रियम्बल को एग्जैक्टली एक बार, तो कितनी बार प्रियम्बल अभी तक अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल के अंदर, तो एक बार, राइट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंसर्टिंग 3 स्पेसिफिक वर्ड्स, सोशलिस्ट ऐड किया गया, सेक्युलर ऐड किया गया और इंटीग्रिटी ऐड कर दिया गया, राइट। अब द गोल गारंटेड टू सिटीजन्स आर ऑर्डर्ड एज जस्टिस, कौन सी जस्टिस दी गई है, सोशल जस्टिस दी गई है, इकोनॉमिक जस्टिस दी गई है, पॉलिटिकल जस्टिस दी गई है, ठीक है। लिबर्टी, कौन किस चीज़ की लिबर्टी दी गई है, तो थॉट की लिबर्टी दी गई है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी दी गई है, बिलीफ की लिबर्टी दी गई है, फेथ की लिबर्टी दी गई है, वर्शिप की लिबर्टी दी गई है। इक्वालिटी किस चीज़ की दी है, तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी गई है। फ्रेटर्निटी किसकी दी गई है, तो एश्योरिंग डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब कहने का ये है कि जो आपका प्रियम्बल है उसके अंदर पहली बात तो सिर्फ एक बार अब तक अमेंडमेंट हुआ है और उस अमेंडमेंट के अंदर 3 वर्ड्स जो हैं वो जोड़े गए हैं। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं आपको पता होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अभी जो गोल है वो गारंटी करते हैं सिटीजन्स को कि जस्टिस देते हैं, लिबर्टी देते हैं, इक्वालिटी देते हैं एंड फ्रेटर्निटी देते हैं। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस में कौन कौन सी जस्टिस, रिपीट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी में कौन सी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या है, एश्योरिंग डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये शो करना। तो ये सारी चीज़ें किसमें, प्रियम्बल के केस में, राइट। अब आता है बेसिक स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन, क्रिटिकल लॉ केसेस देखेंगे, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट केसेस है, शंकरी प्रसाद केस 1951, सज्जन सिंह केस 1965। इसमें होता क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है ना, आर्टिकल 368 के अंदर को इंक्लूड करता है पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो
अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। ये आर्टिकल, ये आपका शंकरी प्रसाद केस में हुआ, सज्जन सिंह केस में हुआ, ठीक है। गोरखनाथ केस में क्या होता है, 1967 में सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देता है अपने स्टांस को, और ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट प्रोसेस करते हैं ट्रांसेंडेंशियल पोजीशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अब्यूज टेक देम अवे, ठीक है। पार्लियामेंट इसको ब्रीच नहीं कर सकता और ना इसको वापस ले सकता। तो ये हो गया गोरखनाथ केस के अंदर। अब आता है केशवानंद भारती केस 1973, मोस्ट इंपोर्टेंट केस। हिस्टोरिक 13 जजेस बेंच क्रिएटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो यहाँ पे बनता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इफ इट रूल दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट थर्ड, बट लेकिन क्या, कैन नॉट ऑल्टर, नॉट डैमेज, नॉट डिस्ट्रॉय इट्स कोर आइडेंटिटी और बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है भैया, कोर्ट ने कह दिया करो, आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हो लाओ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को मत छोड़ना। अब 40 में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो क्या है, वो कोर्ट खुद डिसाइड करती है, राइट। मिनिमम मील केस होता है उसके बाद 1980 में ये रीअफर्म करता है बेसिक स्ट्रक्चर को एंड डिक्लेयर करता है कि जो हार्मनी है एंड जो बैलेंस है किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बेसिक फीचर है थी। तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसको हमें बैलेंस करके चलना है, इसमें हमें हार्मनी बना के चलनी है। तो यह मिनिमम मील केस कहता है, ठीक है। तो हमने देखिए शंकर प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस, गोरखनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनिमम मील केस, इसके सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, SSGKM, सबसे लास्ट में मिनिमम मील केस था, ऐसा सबसे पहले जी के बीच में आ जाती है, राइट। ओके, अब क्या बचता है हमारा वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, कोर इंस्टीट्यूशन एरियाज, देखो शेड्यूल कैटेगरीज एंड टेबुलेट ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशनल टेक्स्ट टू आर्टिकल, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कंटेंट देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। एंड प्लीज़ गाइस, बीच में थोड़ा रुक के बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार। रात के कितना टाइम हो रहा है, 2:55 हो रहे हैं। तो इससे पहले मैं बहुत देर से बैठा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी वीडियो लेट हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, सो दैट बहुत ज़्यादा एफर्ट है। एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट के लिए। प्लीज़ और भी सपोर्ट चाहिए आपका, एंड आई नो आप करोगे। थैंक यू सो मच। ओके, सो शेड्यूल की बात करते हैं, थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। ये फॉर्म करता है ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। जो थर्ड शेड्यूल है ना, वो ओथ एंड एफर्मेशन को फॉर्म करता है, राइट। फिर हाई इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स क्या है कि अप्लाई करता है यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, एमपीज़ के लिए, एमएलएज़ के लिए, कैग के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस के लिए। क्या आपको इसके अंदर कहीं भी प्रेसिडेंट दिखता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट दिखता है, नहीं दिखते ना, तो उनके लिए अप्लाई नहीं होता है, राइट। तो जो थर्ड शेड्यूल है वो ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है, किसके लिए अप्लाई होगा, यूनियन स्टेट मिनिस्टर के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, कैग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, जजेस के, ठीक है। अब क्रिटिकल एक्सक्लूजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डज नॉट कंटेन ओथ फॉर द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 16 में होती है। वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल 69 में होती है। गवर्नर, क्योंकि इनकी जो ओथ होती है 159 में होती है। इनकी जो ओथ है वो स्ट्रक्चरल टेक्स्ट इनसाइड देयर स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कोई भी आर्टिकल इनके अंदर है ना, इनकी ओथ इसमें लिखी हुई है, राइट। इनकी सबकी कॉमन होगी, तभी तो आर्टिकल, तभी 3 शेड्यूल में लिखी है, राइट, समझ रहे हो ना। अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल के अंदर, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। तो जो फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा की सीट को एलोकेशन की बात करता है, या एलोकेट करता है सीट को स्टेट्स को एंड यूटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ठीक है। तो किसके जो सेवन शेड्यूल, जो फोर्थ शेड्यूल है वो एलोकेशन की बात करेगा राज्यसभा सीट्स के, ठीक है। एलोकेट सीट्स टू स्टेट्स, स्टेट्स को सीट एलोकेट करेगा, एंड यूनियन टेरिटरीज को सीट एलोकेट करेगा, किस बेस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन होगा, ओके। ओनली यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली, से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। केवल यूटीज जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें दिल्ली आ जाता है, उसमें पुडुचेरी आ जाता है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ये 3 हैं जिनके पास, ये यूटी हैं तीनों, और तीनों यूटी होने के बावजूद क्या इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन है इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। हमने पढ़ा फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है शेड्यूल एरियाज़ के, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ के साथ एंड शेड्यूल ट्राइब्स के साथ इन द स्टेट अदर दैन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। मैंडेट सेटिंग अप अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल विद अप टू 20 मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनानी पड़ेगी लगभग 20 मेंबर तक,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब 6 शेड्यूल की बात करते हैं तो ट्राइबल एरिया तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो 6 शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की खाली। यहाँ बात कर लेना AMTM, ठीक है, ठीक है, क्या है, असम, ठीक है, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर डालेगा, मणिपुर गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड करेगा ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो बनेगा 6 शेड्यूल के अंदर, और जो आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो बनेगा आपका 5th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है लिमिटेड होगा लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल पावर के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इसके अंदर आ जाएंगे चीज़ें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, फाइनेंशियल पावर भी है इसके पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका 6 शेड्यूल। अब हम बात करते हैं 7 शेड्यूल की, ठीक है। 7 शेड्यूल की बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लिस्ट खुल देखिए, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या आता है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 में आता है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 में आता है कॉन्करेंट लिस्ट। जो लिस्ट फर्स्ट है, जो यूनियन लिस्ट है, उसमें डिफेंस आ जाएगा, उसमें फॉरेन अफेयर्स आ जाएगा, उसमें बैंकिंग आ जाएगा। सो बैंकिंग इसका पार्ट है लिस्ट 1 का, यूनियन लिस्ट का। स्टेट लिस्ट में आपका पब्लिक वाटर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, राइट। क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा, रेजिडेंसी पावर रेस्ट विद यूनियन अंडर आर्टिकल 248। जो बाकी बची हुई पावर है वो आर्टिकल 248 के अंदर किसके पास चली जाएंगी, सेंटर के पास चली जाएंगी, राइट। लेट्स मूव अहेड, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, डायनेमिक legal challenges have reshaped affirmative action boundaries and expanded privacy and protection under part 3rd, ठीक है। चलो पार्ट 3rd में हमने देखा ये सब है। पहला, सब कैटेगराइजेशन विद इन SC/ST टारगेटेड एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो पहले होता था एफर्मेटिव एक्शन ओनली, पहले क्या होता था एफर्मेटिव एक्शन, अब है टारगेटेड एफर्मेटिव एक्शन। क्योंकि लेट्स सपोज, देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज भी हमारे पास 27 सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, SC के लिए, या SC जो लोग हैं, जो SC कम्युनिटी है उनके लिए आपके 27 सीट रिजर्व है, ठीक है, ओके। अब इन 27 में से ऑलरेडी 26 जो है वो IAS हैं, ठीक है। एक फैमिली, एक कम्युनिटी है, उसमें 26, इसमें 27 लोग हैं, और 27 लोग में से लेट्स सपोज भी दोबारा समझाता हूँ, ये थोड़ा समझना अच्छे से, ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना। लेट्स सपोज भी 27 सीट्स हैं, ठीक है, 27 सीट्स हैं, टोटल कम्युनिटी में 100 मेंबर्स हैं, और ये सीट SC कम्युनिटी के रिजर्व है, और ये टोटल SC कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। अब इस 27 में 26 फैमिली में IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और क्या है इसमें डॉक्टर्स हैं वगैरह वगैरह। तो 27 चले गए इसमें से, ठीक है, बाकी जो बचे रिमेनिंग, लेट्स सपोज भी कोई पर्सन IAS बना, 27 से 27 सपोज भी IAS बन गए। IAS बनने के बाद इनके जो बेबी हैं, जो इनके बच्चे वगैरह होंगे, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनके पास पॉलिटिकल पावर होंगी, उनके पास सोसाइटी में इमेज होगी अच्छी खासी, तो वो और ग्रो करेंगे, फिर इनको रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे, फिर ये और ग्रो करेंगे, फिर इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो रिजर्वेशन सिर्फ यहीं घूम रहा है, इसी पर्टिकुलर उसमें घूम रहा है फैमिली में, या इसी 27 लोगों में रिजर्वेशन घूम रहा है। बाकी जो बच गए हैं ना, वो यहाँ पे आ ही नहीं पा रहे। जब तक वहाँ पे आ नहीं पाएंगे तब तक हमारा मोटिव पूरा नहीं होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें अपग्रेड करना है, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो दैट कि हमें अब टारगेटेड एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा। हिस्टोरिक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस डिलीवर्ड अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है जो हिस्टोरिक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, जो कि चीफ जस्टिस के द्वारा लीड की गई थी, एंड इनने डिलीवर किया क्या, लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, लैंडमार्क वर्डिक्ट, सॉरी वर्डिक्ट, जजमेंट और वर्डिक्ट में बहुत फर्क होता है। तो लैंडमार्क वर्डिक्ट इन्होंने डिलीवर किया था ऑल्टर करने के लैंडस्केप को रिजर्वेशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। अब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस, क्या था वो केस, ओवर रूलिंग EV चिन्नैया 2004, क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट एस्पिरेटली लिंक ब्रोक इट्स ओल्डर 2004 रूलिंग दैट विच, अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, क्या दी, हैड दैट SC/ST फॉर्म अ होमोजीनियस मोनोलिथिक क्लास। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि भाई जो SC जो STs हैं वो फॉर्म करते हैं होमोजीनियस, ये एक मोनोलिथिक क्लास मानी गई, इनको क्या मानी गई, मोनोलिथिक क्लास मानी गई, बट कैन नॉट बी सबडिवाइडेड बाय स्टेट्स, और ये सबडिवाइड नहीं किए सकते स्टेट्स के द्वारा। तो पहले तो ये था, बट द थिंग इज
इवोल्व, ठीक है भाई। चीज़ें आप देख रहे हो, आप खुद सोचो, जो मैंने पीछे समझाया कि क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है, क्या वो वेलफेयर स्कीम के लिए था, नहीं था, ऑब्वियस ही बात है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। परमिशन टू सब क्लासीफाई, यहाँ पे परमिशन दी कि सब क्लासीफाई के अंदर द कोर्ट रूल दैट स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है सब कैटेगराइज करने के लिए शेड्यूल कास्ट को एंड शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोवाइड करने के लिए प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन परसेंटेज टू मोस्ट बैकवर्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड सब कम्युनिटीज महादलित्स इन बिहार, ठीक है। एक तो दलित, उस दलितों में महादलित, तो समझ रहे हो, तो इसकी ज़रूरत है। तो परमिशन टू सब क्लासीफाई। फिर इंटेलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, स्टेट्स मस्ट बैक सब क्लासिफिकेशन विद सॉलिड एम्पिरिकल डेटा। ऐसा नहीं कि बस स्टेट खड़ी हुई अपनी वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी कर रही है, नहीं, एम्पिरिकल डाटा चाहिए। प्रूविंग इंटर से बैकवर्डनेस एंड इन एजुकेशन रिप्रेजेंटेशन इट कैन नॉट बी डन ऑन आर्बिट्रेरी पॉलिटिकल वेव्स। केवल सोच लिया समझ लिया ऐसा नहीं, एम्पिरिकल डेटा चाहिए, सेटिस्फैक्टरी स्टडी चाहिए, ठीक है। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल्स क्या है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल मस्ट अप्लाई टू SC/ST एज वेल। जैसे कि OBC में लगता है ना क्रीमी लेयर, उस तरीके से SC/STs में भी क्रीमी लेयर लगना चाहिए, ensuring that benefit of affirmative action trickle down to those who genuinely need it, राइट। बेनिफिट उनको ही मिले जो कि जेनुअनली उनको चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको मिल रहा है भाई। कोई लेट्स सपोज भी एक किसी ने UPSC एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, उसको पोस्ट मिली IPS की, एंड लेट्स सपोज भी SC कैटेगरी का था, एंड इसने जो है फिर दोबारा अप्लाई किया IAS के लिए, और फिर इसने सर्टिफिकेट लगा दिया यहाँ पे SC का। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, ठीक है, सीट लिमिटेड है रिजर्व कैटेगरी के अंदर, बार बार इन्हीं को मौका मिल रहा है, तो जो बाकी और लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात है। अब ठीक है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू मेक अ डिसीजन सो दैट कि वेलफेयर स्कीम की तरह ही काम करे, ना कि किसी पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल एंड पर्सनल लिबर्टी, द एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स ऑफ आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेसी माइलस्टोन, देखो KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में हुआ। इसके अकॉर्डिंग प्राइवेसी माइलस्टोन बना दिया गया आर्टिकल 21 के अंडर। एक यूनानिमस 9 जज बेंच जो डिक्लेयर करती है राइट टू प्राइवेसी एक इंटीग्रल फंडामेंटल राइट एमिनेटिंग फ्रॉम आर्टिकल 21, राइट। दिस फॉर्म द बेडरॉक फॉर टेस्टिंग डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी, राइट। तो ये चीज़ के लिए अभी ये जब आ गया कोर्ट केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 अगर आ गया, तो आपका प्राइवेसी माइलस्टोन बना दिया गया था आर्टिकल 21 के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आता है डिजिटल सर्विलांस गाइडलाइन, ठीक है। इन केस कंसर्निंग सर्विलांस टूल, जैसे कि पेगासस इश्यूज हुआ था, बहुत ज़्यादा चला था ये, सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करते हैं जो स्टेट सर्विलांस है मस्ट स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, उसको प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या रिक्वायरिंग होगी, लेजिटिमेट स्टेट गोल, कि स्टेट का लेजिटिमेट गोल क्या है, इनलेजिटिमेट गोल नहीं, लेजिटिमेट गोल की बात करेगा कि स्टेट का सच में कोई लेजिटिमेट गोल है तभी डाटा ब्रीच कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी, सुटेबिलिटी, सुटेबल है नहीं है, नेसेसिटी, लीस्ट इंट्रूसिव मीन्स, राइट, एंड प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रिक्टली बैलेंस अगेंस्ट प्राइवेसी वायलेशन, जो प्राइवेसी वायलेशन है जो नीड है उसको बैलेंस करके चलना है। तो डिजिटल सर्विलांस गाइडलाइन, राइट। फिर बेल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पर्सनल लिबर्टी। In Satyendra Kumar until versus CBI 2022, the Supreme Court laid down strict rules against routine mechanical arrest. Routine mechanical arrest, reasserting the core principle that bail is the rule. Bail is the rule and jail is the exception. ठीक है, क्या बोला गया, बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। ऐसे नहीं किसी को पढ़ के जेल में डाल दोगे, नहीं, बेल रूल है, आपका खैरात नहीं है, रूल है बेल, रेगुलेशन है बेल, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग चलोगे ना, कि जिसको मन करा बस जेल में डाल दिया, नहीं ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बेल जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी। द कोर्ट अर्ज द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ डेडिकेटेड बेल एक्ट टू स्ट्रीमलाइन आर्बिट्रेरी प्री ट्रायल डिटेंशन, प्रोटेक्टिव इंडिविजुअल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 फ्रॉम प्रोसीजरल हरासमेंट। तो जितने ही पढ़े आपने प्राइवेसी माइलस्टोन देखा आर्टिकल 21 से रिलेट कर रहा है, आपने डिजिटल सर्विलांस गाइडलाइन देखी आर्टिकल 21 से रिलेट कर रहा है, आपने बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस देखा और पर्सनल लिबर्टी देखी आर्टिकल 21 से रिलेट कर रहा है, राइट। अब प्रीलिम्स मेमोरी एनहांसर, एंश्योर यू डू नॉट मिक्स 5th एंड 6th शेड्यूल स्टेट नेम्स, बिल्कुल सही बात है भाई। 6th के ATMM नाम है स्टेट का, 4th 6th शेड्यूल के लिए थिंक ऑफ द ब्रॉडर, ठीक है। फिर 6ठा शेड्यूल है, 5 से बड़ा नंबर है 6ठा, ब्रॉडर सोचो, ठीक है। नेक्स्ट कांग्रेस में हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
नोट दैट मणिपुर नागालैंड नहीं है, मणिपुर नहीं है, ठीक है, और शेड्यूल के पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट जब भी पढ़ते हैं बहुत सारे नाम एक साथ पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ नाम होते हैं कि कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें, अगर हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, अगर हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो मणिपुर निकाल देना, नागालैंड निकाल देना है, राइट। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर यू। एंड आप खुद देखो, आपने अगर कभी कहीं एग्ज़ाम दिया होगा, लाइक बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है पहले कभी, क्या क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, क्या टॉपिक मैच कर रहे हैं, आप खुद ऐसे नहीं बिलीव करो, आप खुद महसूस करो उस चीज़ को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड चांसेस बहुत ज़्यादा हाइयर है टॉपिक्स आने के। सो दैट्स वाई आई एम here at 3 o'clock at night, right? So please, this is a request from my side, share and subscribe my channel, ठीक है। सो आपका और बेनिफिट कर सकूँ मैं, एंड थैंक यू सो मच।